तो स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आप लगातार देख रहे हैं, हम लोगों ने आप तक उन तस्वीरों को पहुंचाया जब आपने देखा कि जो ये तमाम एथलीट्स हमारे लौटे, उसके बाद उनका सम्मान किस तरीके से हुआ। अभी भी सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वो तमाम खिलाड़ी, चाहे वो हॉकी के हों, चाहे आप नीरज चोपड़ा का जिक्र करें, रवि दहिया का जिक्र करें, बजरंग पूनिया का जिक्र करें, वो सभी खिलाड़ी जिनका आज सम्मान किया गया। और उसके बाद सम्मान के साथ साथ जब उनसे सवाल जवाब हो रहे थे तो उन्होंने अपने उस स्ट्रगल के साथ साथ अपनी जीत का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो भी अलग अलग लोगों को दिया। तो ये तस्वीरें आज के दिन की बहुत महत्वपूर्ण हैं। और टोक्यो के सितारों का जो अभिनंदन है वो किस प्रकार से किया गया ये भी आपने देख लिया। लेकिन अब यहां से ही आगे जो ओलंपिक है उसके सुनहरे भविष्य की भी एक तस्वीर है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और जिनके साथ हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिर अब आगे जो आने वाले ओलंपिक्स हैं उसमें इस तस्वीरों को हम इसके साथ अगर जोड़ें तो कैसे इसको देखा जाए और क्या जो भविष्य है वो सुनहरा ओलंपिक का रहने वाला है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं करवा देता हूं, उसके बाद आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश को गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीरें। और ये खिलाड़ी, इनको जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है। 3 मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवाता हूं। कैप्टन अमरीश अंधाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोच हैं एथलीट टीम के। बहुत स्वागत है कैप्टन अमरीश अंधाना जी आपका इस चर्चा में। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि नीरज चोपड़ा के पूर्व में कोच रह चुके हैं। जितेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। और नरेश अंतिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हॉकी टीम के हमारे प्लेयर सुमित उनके कोच रहे हैं। आपका भी नरेश जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र जी मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम लोग नीरज को बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही सुन रहे थे अपने स्ट्रगल को भूलते हुए। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि अगर आपके अंदर जीत का जज्बा है तो फिर ये जो छोटी बाधाएं हैं या बड़ी बाधाएं हैं ये सब आप पार कर सकते हैं। बस आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, मोटिवेट कोई करने वाला होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा नीरज के विषय में कुछ बताएं, क्योंकि आज पूरा देश उनके बारे में जानना चाहता है। आप तो उनके कोच रहे, किस तरीके से आप जब खेलते थे नीरज तो उस वक्त का वो माहौल और उस वक्त के उनके स्ट्रगल और उस वक्त उनके जीतने की ललक, और आज जब नीरज लौट के आए हैं, गोल्ड लेकर के आए हैं, तब किस तरीके से देखा जाए। जितेंद्र जी कुछ बताएं उनके बारे में। नीरज एक बहुत ही सिंसियर, पंक्चुअल, होनहार और बड़ा मजबूत लड़का था। शुरू से ही इसने ऐसे सोच लिया था कि कुछ करना है। पहले फिटनेस के लिए आया था ये, लेकिन ये फिटनेस उसमें इसने सोच लिया कि करना है कुछ पहले। तो इसके लिए उसने अपनी शुरुआत फिटनेस से की और उसके बाद उसने अपने सीनियरों के साथ मिलकर जैवलिंग फेंकना शुरू किया। और जैवलिंग कर यहाँ से पानीपत से शुरू किया उसने पहले अपने जयवीर के साथ मिलके और अपने भाइयों के साथ, अपने चाचाओं के साथ मिलके उसने शुरुआत की। वहाँ से ये पंचकुला आया। पंचकुला में अपने पोता में नसीम पोता, वहाँ इनके नर्सरी में शामिल हुआ। वहाँ से इसने शुरुआत की और उसके बाद ये हमारे साथ यहाँ ग्राउंड में प्रैक्टिस होती थी हमारे साथ इसकी। तो ये नॉर्मली जब तो नॉर्मली इतना सिस्टम उसने शुरू नहीं किया प्रैक्टिस का। स्टार्टिंग में फिटनेस पे जोर भी दिया इसने, लेकिन इसके मन में आया कि जैवलिंग अपने सीनियर के साथ ही कर रहा था तो इसने जैवलिंग शुरुआत की। तो वहाँ से इसने अपनी फिटनेस इम्प्रूव करना शुरू किया और जैवलिंग को आगे बढ़ाना शुरू किया। 2012 में इसने अपने नेशनल मेडल लेके अंडर 16 में, और 2013-14 में इसने स्कूल नेशनल में गोल्ड लिया। वहाँ से उसने अपना गोल्ड लिया और वहाँ से राज्य के अंदर स्कूल नेशनल के अंदर इसने अपना गोल्ड लेते हुए रिकॉर्ड कुछ सेंटीमीटर से बढ़ गया था इसका। हम साथ ही थे उस टाइम जब ये वहाँ थ्रो कर रहा था। और ये हमारे साथ ट्रेनों में जैसे एक सिंपल ऐसा बच्चा जो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही होनहार और किसी को बदतमीज बोलने वाला बड़ा सिंसियर तरीके से ये इसने अपनी शुरुआत की उस टूर्नामेंट से। और उस टूर्नामेंट के बाद ये उसके बाद नेशनल गेम की ट्रायल हुई राज्य के लिए। तो राज्य उसकी शुरुआत इसने करती थी जैवलिंग की, यहाँ अपने सीनियरों के साथ मिलके और अपने कोच साहब नसीम कोच साहब उनके साथ मिलके उन्हें मेहनत शुरू कर दी थी। तो वहाँ से राज्य के अंदर इसका 67 मीटर लगाया इसने ट्रायल में, हरियाणा ट्रायल में। तो वहाँ से इसका सिलेक्शन हुआ और इसने नेशनल गेम केरला में अपना बेस्ट करते हुए 72 मीटर मारा वहाँ। तो उसके बाद इसने और ज्यादा मेहनत की उसके ऊपर। तो मेहनत करते हुए इसने अपना और काम किया। और जितेंद्र जी एक सवाल मैं इसमें बीच में जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि जो गुरु होता है उससे बेहतर कोई समझ नहीं सकता उसके शिष्य को।
और आपने जब कोचिंग दिया उसके उस दौर में और उसके बाद आपने कैसे, मतलब कभी ये महसूस किया जितेंद्र जी कि जो गोल्ड मेडल है जीता जा सकता है? कभी आपने सोचा नीरज के बारे में? और जब आप उसको कोच कर रहे थे तब क्या आपके जहन में ये था, क्योंकि गुरु तो पहले ही भांप लेता है ना कि हमारा चेला या हमारा शिष्य क्या करने वाला है, भविष्य इसका कैसा होगा, सोचा था आपने? तो पहले इसका एहसास हो गया था जब इस छोटे टूर्नामेंट में मेडल लिया, उसके बाद नेशनल में लिया, उसके बाद इंडस्ट्री का रिकॉर्ड किया थे ऑल इंडिया का पटियाला के अंदर 81.01 मार के वहाँ रिकॉर्ड किया। तो महसूस हुआ कि जहाँ भी एक कंपटीशन लड़ेगा या मुकाबले में जाएगा वहाँ सिर्फ गोल्ड ले लेगा और रिकॉर्ड लेगा, ये रिकॉर्ड ही करेगा। तो इसने ऐसे ही जहाँ जहाँ इसने पार्टिसिपेट किया तो ये गोल्ड मेडल लेता चला गया। तो एहसास होने लग गया पूरी इसको हरियाणा को या पूरे पानी को, तो ये इसको लग गया कि हमारे को महसूस होने लगा, इसको नसीब को होते हैं, मोनू को होते हैं, सभी ने मिल के महसूस किया कि अभी ये लड़का आने वाले समय में फ्यूचर है और ये गोल्ड लेगा। एशिया में गोल्ड किया, फिर कॉमनवेल्थ में जब ये थ्रो हो रही थी पूरा पंचकूला इसको यहाँ देख रहा था, स्क्रीन लगी थी इस पे टीवी पे, तो पूरी टीम इसको वोटिंग करने के लिए आई हुई थी। तो पूरा एकदम जोश था पूरी उसमें, आज ये कर देगा। सबके अंदर ये जज्बा था कि आज हमारा इतने साल का सूखा खत्म कर देगा ये, और ये भारत देश को एक ऐसा मतलब मोड़ देगा जिसको खुशी से भर देगा, पूरे देश की खुशियाँ। और उसके अंदर इसने अपनी कामयाबी करके दिखाई। इतना उसमें लोगों की दुआएं, कितना खुशी थी उसके अंदर, इतना जोश था लोगों में, पूरे हरियाणा में, पूरे स्पोर्ट्स पर्सन में, पूरे एथलेटिक्स उसमें, तो इसका बहुत ज्यादा खुशी मिली सबको और पूरा जोश था उसके। बिल्कुल जितेंद्र जी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि शब्दों में पिरो पाना इन सारी चीज़ों का बड़ा मुश्किल है, और वो भी एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपसे आज जिक्र कर रहा हूं जिसको आप कोच कर चुके हैं, जो गोल्ड मेडल लेकर के देश के लिए आया हो, जिसके बारे में शब्दों की कमी हो सकती है, मैं बिल्कुल इसको मान सकता हूं। और आप जो बात बता रहे हैं ना, वो वाकई में बहुत मोटिवेट करने वाली है। नरेश जी, मैं आपका रुख करता हूँ, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि हॉकी के अंदर हम लोगों ने देखा एक लंबा अरसा बीत गया, या हम ये कहें कि दशकों का भी इंतजार करना पड़ गया जब ये सूखा खत्म हुआ कि जो हमारी टीम है इस स्थिति में पहुंची और मेडल को लेकर के आई, गौरवान्वित कर देने वाला पल। सुमित के बारे में कुछ बताएं, किस तरीके के वो खिलाड़ी, किस तरीके के वो प्लेयर, जब आपने उनको कोच किया तो फिर आप किस तरीके से उनको मोटिवेट करते थे, या फिर उनकी कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि और प्लेयर्स को मोटिवेट कर सकती है, और हॉकी के भविष्य के साथ भी थोड़ा सा इसको जोड़ते हुए आगे बढ़ाएं? कैसे देखूं मैं इसको? और मैं उनके साथ ये भी समझना चाहूंगा कि सुमित के बारे में भी कोई ऐसी बात जो आप बता सकें आज। नरेश जी, सबसे पहले जितेंद्र जी और नीरज जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि पहला ओलंपिक गोल्ड एथलेटिक्स में, जैसे ये हमारे ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से ही सबसे पहले जितेंद्र जी और नीरज जी को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद और इनको धन्यवाद कि इन्होंने ऐसा खिलाड़ी दिया कि जिसने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया, जिसकी बहुत उम्मीद थी। और जाते जाते जैसे ओलंपिक खत्म हो रहा था तो हमें गोल्ड दिलाई दिया नीरज ने। नीरज भाई, थैंक यू वेरी मच, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड योर कोच। नाउ आई कम टू हॉकी। बहुत छोटा सा विलेज है जहाँ सुमित रहता है, कुराड़ विलेज, जो कि सुखदेव ढाबा, मेरे ख्याल में तकरीबन आने जाने वालों ने जो चंडीगढ़ पंजाब जाते हैं सब ने देखा होगा, वो हमारे गांव की जमीन में ही है। और उसके पास ही हमारी एक छोटी सी अकेडमी है, एसके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। उस छोटे से मैदान में जैसे ये बच्चा आता है, ये 7-8 साल का बच्चा है, और मेरे पास आके बैठ जाता है। वहां बैठ के सिर्फ ये पूछता है कि सर क्या मैं भी हॉकी खेल लूं? बहुत छोटा बच्चा था, इंटरेस्ट तो बच्चे को वहीं से दिख गया कि मैदान में आ गया ये, बिना सामान के, बिना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के। तो इसने जैसे ही मुझसे ये सवाल किया तो मैंने उसी वक्त हामी भर दी। मुझे लगा कि जब ये बच्चा आया है, एकदम से बहुत छोटा सा बालक है और इससे काफी बड़े बड़े बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, मैंने कहा कि बेटा ठीक है, तुम कल आ जाना अपने शूज पहन के और निकर वगैरह डाल के आ जाना, स्टिक में तुम्हें दे। इस बच्चे का यही जवाब था कि सर मेरे पास तो जूते नहीं है, इस तरह के स्पोर्ट्स किट नहीं है मेरे पास। तो बस कोई बात नहीं, हमने तो वहीं से इस बच्चे को अपना लिया और ये बोले कि बेटा बस कल तू आ जाए एक बार मैदान में। जैसे ये नेक्स्ट डे आया और हम इसको मैदान से बाहर ही नहीं निकाल सके। ये इतना प्यारा बच्चा था, इतना डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग,
जो कुछ एक प्लेयर के अंदर चाहिए, जो एक प्लेयर मैदान तो उतरने के बाद करता है, वो सब कुछ इसके पास था। जैसे बड़ों का सम्मान करना, सीनियर खिलाड़ियों के साथ प्यार प्रेम से उनको इज्जत के साथ बोलना, हम लोगों के पास आके यहाँ देहात में खास कर एक आदत होती है गुरु के पैर छू के मैदान में जाना, और मैदान को भी अपना वो क्या बोलते हैं सलाम करके ही अंदर जाना। और इतनी मेहनत शायद ही कोई लड़का मेरे गांव का करता होगा, लेकिन उस वक्त हमारे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। अर्जुन अंतिल, धर्मेंद्र अंतिल, नवीन अंतिल जो कि जूनियर एशिया कप का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लड़का भी है, इसके बाद थोड़ा सा आगे ही था, 2-3 साल बड़ा ही है वो लड़का। विशाल अंटिल जो कि अभी करंटली जूनियर इंडिया टीम में है, अभी वो जौहर बारू कप खेल के भी आया है साल भर पहले। मनदीप अंटिल, संदीप अंटिल जानते भी होंगे, वो भी हमारे गांव के ही बच्चे हैं दोनों के दोनों, जैसे मनदीप अंटिल तो इंटरनेशनल प्लेयर भी रहा है। तो इसको ये इसके जो सीनियर खिलाड़ी थे वहां से इसको बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो सीनियर खिलाड़ी को देख देख के ही जूनियर खिलाड़ी ऊपर आते हैं मैदान में, वो बढ़ते हैं। लेकिन जो हीरो होता है वो तो अलग ही होता है। तो इसने जो मेहनत की, और बड़े अभाव की जिंदगी जी रहे थे ये लोग, बहुत ही गरीब परिवार से, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से ये बच्चा है, जिसके पास कितने तो दूर की बात, इसके पास दूसरे स्पोर्ट्स किट ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना साधारण। नहीं, बिल्कुल नरेश जी, चूंकि हम लोग तो बहुत करीब से और कभी इन खिलाड़ियों के साथ जब इंटरेक्शन भी हम लोगों के होते हैं या कभी हम लोगों को चर्चा करने का जब मौका मिलता है, तो कमोबेश मुझे लगता है कि सबकी कहानियां ऑलमोस्ट सेम होती हैं। वही स्ट्रगल, उसी तरीके से उन एफर्ट्स को डालते हुए और उन चुनौतियों को पार करते हुए जब मेडल लाते हैं तो वाकई में सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन सुमित जी, सुमित के आप कोच हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा नरेश जी, आप मुझे ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि घास के मैदान से लेकर के टर्फ तक का जो सफर है, जो हॉकी ने पूरा अभी देखा, और अब जो टीम इस समय खेल रही है या इस समय जो ओलंपिक के अंदर जो जीत अभी हासिल की है, क्या भविष्य बड़ा सुनहरा आपको अब नजर आ रहा है कि कम से कम हाँ ठीक है, वो जो हर्डल्स थे वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अब दूर हो रहे हैं? नरेश जी जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर फैसिलिटीज है, जैसे एस्ट्रोटर्फ की फैसिलिटीज है, ये दिनों दिन में बढ़ती जा रही है। अब पूरा हमारे सोनीपत को लीजिए, 3 ट्रफ है, केवल एक राइस स्पोर्ट्स स्कूल में है, साई सेंटर पे है, एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे भी ट्रफ है। तो ट्रफ तो कहने को तो ठीक है कि 3 है, लेकिन साई सेंटर है तो वहाँ साई के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वो कभी कभी अवेलेबल हो पाता है हम लोगों को। इसी तरह से राइस स्पोर्ट्स स्कूल का ये, तो मैं कहता हूँ कि फैसिलिटीज आ रही हैं और हमारे कोचेज भी काफी अपडेट हो रहे हैं और हम बहुत सीख रहे हैं। अब हम काफी तेजी से सीख रहे हैं। अब हम सबको टक्कर देने के लिए तैयार, हर टक्कर दे के भी दिखा दी है हमने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है अभी। तो हमारा एक तरह से मुझे लगता है कि रेनिसवेट हुआ है हमारी हॉकी, यानी कि उसका मुझे लगता है कि पुनर्यौवन से अब ये आने लगी है और ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि पूरी बुलंदी छूलेगी। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये तो बहुत इंस्पायर करेगा हमारे जो देश के अन्य खिलाड़ी हैं जो हॉकी खेलते हैं, उनको बहुत इंस्पायर करेगा। और ये इस तरह के कैरेक्टर जो आप लोग बताया कि बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से, प्लस में अभाव की जीवन से, यानी कि फैसिलिटीज ना के बराबर है। जैसे हमने भी देखा है कि अभी इंडियन यूनियन हॉकी में भी दिखाया जा रहा था कि किसी उड़ीसा की लड़की है और गांव में बिजली नहीं है अभी तक, लेकिन वो इंडिया के लिए खेल रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों को जो यहाँ छोटे बच्चे खेल रहे हैं ये बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, ऐसे ऐसे लोगों से तो और ज्यादा मिलेगी कि भाई ये बच्चे इन कंडीशंस में भी इतनी लेस फैसिलिटीज इनके पास है, इसके बावजूद भी ये वहां तक पहुंचे कि हम क्यों नहीं। तो ये बच्चों को लगेगा तो हमारी हॉकी का अब पुनरुत्थान हो रहा है और इसमें पुनरुत्थान असली ऊंचाई पर तभी पहुंचेगा जब हम लोगों का इस गेम के प्रति सपोर्ट होगा। नहीं बिल्कुल नरेश जी, आपने जो बात कही है कि स्पार्क की जरूरत होती है, वो स्पार्क तो अब दिख रहा है और उसके अलावा ये जो आइकन्स अब हमारे सामने हैं और आज माहौल देश के अंदर जो है, निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि आने वाला भविष्य तो कम से कम बहुत सुनहरा दिख रहा मुझे भी। कैप्टन अमरीश जी, चूंकि आप तो एथलीट को पूरी तरीके से देख रहे हैं और बहुत नजदीक से आपने देखा, इस बार का अगर ओलंपिक में ओवरऑल आपसे समझना चाहूं तो यहां से अब आपको क्या लग रहा है? हम ये मान के चलें कि अब अगला ओलंपिक या उसके बाद भी अब हमारा जो प्रदर्शन है वो अब बैक नहीं होने वाला, वो अब हमको दिखेगा कि हाँ
यहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बार के पूरे प्रदर्शन को, इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को, जिनको अभी सम्मानित भी किया जा रहा था? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं, कैप्टन अमरीश जी। सबसे पहले तो मैं सभी को, कोच जितेंद्र जी और हॉकी के सबको बधाई और देना चाहता हूं कि एक अच्छे बच्चे का इन्होंने टैलेंट हंटिंग किया, जिस वजह से आज देश पूरा झूम रहा है। और जैसे आप बात कहते हैं कि हम आने वाले ओलंपिक में क्या होगा, सबसे शानदार कार्य ये है कि जो एक नौजवानों को ऊर्जा पैदा की है नीरज ने, तो उस नीरज को देख करके सारे नौजवान आज उत्साहित हैं। और आने वाले ओलंपिक में जो प्रदर्शन हमारा रहा है, इससे शानदार प्रदर्शन होगा। क्योंकि पिछले ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2 या 3 मेडल थे, उस मेडल को अब 7 मेडल में बदला और गोल्ड के साथ है, जबकि लोग सोच नहीं रहे थे कि शायद गोल्ड भी आएगा। और शेयर मार्केट की तरह वहां पे अप डाउन चल रहा था। सबसे पहले देश झूमना शुरू किया जब वेट लिफ्टिंग की लड़की शानू ने मेडल जीता। उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, और डाउन होते होते फिर ऐसा लगने लगा यार सूखा सी पड़ रही है। जब ज्यादा सूखा पड़ने लगी, उसको जब नीरज चोपड़ा ने थ्रो मारा तो पूरे देश को जुमाया और सूखा को खत्म कर दिया। उससे आज पूरा देश गौरवान्वित है। और ये नजारा कोचिज काम सब करते हैं, जैसे जितेंद्र जी कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज पूरे भारत में अगर कोई सरकार खेल को उत्साह बढ़ाती है या इंसेंटिव देती है, तो मुझे लगता है हरियाणा में सबसे ज्यादा है कि इंसेंटिव देते हैं, तो उससे सारे खिलाड़ी उत्साहित होते हैं। और जब उत्साहित होते हैं तो मेडल भी सबसे ज्यादा आते हैं। तो मुझे लग रहा है भविष्य बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन अधाना जी, चूंकि हम लोग तो देख रहे हैं अब इस वक्त जो माहौल है, चाहे हम लोग प्रोत्साहन के तौर पर देखें राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, और अब जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, आज जिस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर के अशोका होटल तक का नजारा था, ये अलग अलग जगहों पर आप देख लें, अलग अलग प्रदेश में आप देख लें, शहरों में देख लें, गाँव में आप देख लें, हर किसी की जुबान पर नाम है इस समय इन तमाम खिलाड़ियों का। क्या आपको लग रहा है कि अब हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जब सही दिशा होती है तो दशा भी सुधर जाती है। जिस तरह से लोगों का हुजूम जुड़ा है और नीरज चोपड़ा और पूरी टीम का स्वागत आज हो रहा है, तो पूरे नौजवान उसको देख करके इतने उत्साहित हैं कि आने वाले ओलंपिक में बहुत ही शानदार नजारा आपको देखने को मिलेगा। जितेंद्र जी, जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना लगाया और उस वक्त का जो माहौल था, और अब जब आप इसको महसूस कर पाए कि आपने ऐसे खिलाड़ी को ट्रेन किया जो आज गोल्ड लेकर के आया, वो लम्हा कैसा था? अगर उसको थोड़ा सा शब्दों में आप पिरो पाएं, बताएं, कुछ महसूस क्या किया आपने? वो लम्हा तो ऐसा था जो पूरा रुक गया था, एकदम जैसे खुशियां मिली था चारों तरफ। बच्चे झूम उठे और सभी स्पोर्ट्समैन, पूरा हरियाणा झूम रहा था, पूरा इंडिया झूम रहा था। वो खुशी शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। वो इतनी खुशी थी कि कोई कह नहीं सकता, इतनी खुशी मिली सबको। हमारे पूरे उसमें बड़ा वो खुशी की लहर थी पूरी। जितेंद्र जी, लेकिन स्ट्रगल चूंकि हम लोग देखते हैं हर चीज के साथ है, और बिना स्ट्रगल के, और नीरज की तो कुछ पंक्तियां भी जो उन्होंने लिखी वो भी खूब वायरल हुई उसके बाद। कैसे, मतलब ये जो स्ट्रगल का फेज होता है उसको पार करते हुए खिलाड़ी का वहां तक पहुंचना, और वो जो मेंटल प्रेशर होता है, क्योंकि देश की पूरी आन बान शान का सवाल होता है जब आप ओलंपिक के अंदर पहुंचते हैं, खिलाड़ी कैसे उसको फेस करते हैं? और आप लोग तो कोचिंग देते हैं ऐसे खिलाड़ियों को, कैसे तैयार करते हैं? मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूँ। नीरज जैसा खिलाड़ी बहुत ही कम मिलता है। उसके माँ बाप को धन्यवाद बोलते हैं जिनको ऐसे खिलाड़ी को पैदा किया, जिसने उनके चाचा जिन्होंने इतना संघर्ष किया इसके साथ मिलके। और हमारी एक टीम थी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इसमें बीच में, माफ करिए। इस टीम में हमारे मोनू, नरेंद्र कोच हैं, और साथ में सन्नी है, हरेंद्र है, मोन्टू बोलते हैं जिनको। इन्होंने सभी ने मिलके इसको इतना मोटिवेट किया, साथ प्रेरणा दी, मिलके एक टीम बन गई है। और एक दूसरे को सभी ने इसको ट्रेन किया है, एक ने नहीं, सभी ने इसको मोटिवेट करके प्रेरणा देके। और साथ में हमारे कोच साहब रहे हैं यहाँ पे, नसीम कोच साहब भी, उनका भी योगदान रहा, नर्सरी के कोच थे वहाँ। तो पूरी टीम का एक ऐसा था कि बदल दिया मोल, सब ने एक दूसरे स्टेप बाय स्टेप अपना नीरज ऊपर चलता चला गया। और उसने अपनी बाधाओं को पार करते हुए हमारे को ये तमगा हमारे को दिया, पूरे देश को दिया। और इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती खुशी किसी माँ बाप के लिए, किसी कोच के लिए, और अपने युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। हमारे हरियाणा में तो हर बच्चे के हाथ में जैवलिन है, भाला हाथ में, हर बच्चे के हाथ में जैवलिन है। ये जुनून बन चुका है। स्टेडियम में बच्चे आने लगे, हमें जैवलिन फेंकनी है। हमें आज से कल से इतनी भीड़ हो चुकी है, इस स्टेडियम में जगह नहीं है। सभी बच्चे बोले हमें जैवलिन में आना है, जैवलिन करनी है, हमें नीरज चोपड़ा से मिलना है।
इतना जज्बा उनके अंदर पैदा हो गया। और वो खुशी तो ऐसी थी जिसमें पूरा देश की खुशी थी, एक की खुशी नहीं थी। ये पूरे धन्य है ऐसे माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया नीरज को। नहीं और जितेंद्र जी, कोचेस का भी बहुत बड़ा योगदान है, आप लोग का भी इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। और अभी तो हम लोग सुन भी रहे थे, नीरज ने सबका जिक्र किया वहां पर और बताया भी कि कैसे तैयारी करी और कैसे वो यहाँ तक पहुंचे। और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इससे बड़ी तो गुरुदक्षिणा कुछ हो भी नहीं सकती। नरेश जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि घास के मैदान के तो हम लोग हॉकी में चैंपियन हुआ करते थे, वो गोल्डन एरा तो सबको याद है। टर्फ के मैदान में भी अब गोल्डन एरा आने वाला है हिंदुस्तान का, हम इसको मान के चलें अब कम से कम? जी बिल्कुल आने वाला है। अब जितने एस्ट्रोटर्फ के मैदान हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, हमारे बच्चों उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और वो आगे बढ़ पाएंगे। अभी भी कमी है एस्ट्रोटर्फ के मैदानों की, लेकिन अभी सरकारें चल रही हैं, इस पर काम कर रही हैं। और जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर हम देखते हैं, वैसे मैं स्कूल टीचर हूँ, ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ दिल्ली के अंदर। घुमन एड़ा एक विलेज है, सेमी डेजर्टेड एरिया है, वहाँ एस्ट्रोटर्फ लगा है और फ्लड लाइट का उद्घाटन वहाँ भी होने वाला है। और 200-250 बच्चों का स्कूल है, वो गवर्नमेंट स्कूल है। और वहाँ का मैं फाउंडर हूँ हॉकी का 1991 से। और वो वहाँ के बच्चे रेलवे, नेवी के हेड कोच अजय जी, जिन्होंने अभी सीनियर नेशनल भी जितवाया है सर्विसेज को, वो भी हमारे स्टूडेंट है। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ जैसे फैसिलिटी आई, उस घुमन एड़ा विलेज में फैसिलिटी आई, तो उसकी तरफ पर 3 एस्ट्रोटर्फ मैदान और बन गए दिल्ली के अंदर। एक अशोक नगर में बन गया, एक सिंघू विलेज है, बॉर्डर के पास, जहाँ ये किसान बैठे हैं उसके पास ही अभी तैयार होने वाला है, एक सादरा में है। तो ऐसे ही सरकारें अगर इन चीज़ों को फॉलो करे, बच्चों को फैसिलिटी हाई लेवल की देना शुरू करे अभी से, और कोचिंग भी थोड़ा सा और इसका दर्जा बढ़ाए, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में हम किसी से पीछे रह जाएंगे। जैसे उड़ीसा का कहीं मैं पढ़ रहा था या सुन रहा था कि वहाँ एक सुंदरगढ़ जिला है, उसके 17 ब्लॉक हैं। अब मैं सुनने में आया कि 17 के 17 ब्लॉक में एस्ट्रोटर्फ लगेगा, तो क्यों नहीं सुंदरगढ़ की हॉकी पर आएगी। तो फैसिलिटीज हमारे पास आ रही हैं, धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही है, उनकी क्वालिटी भी, और कोचिंग लेवल भी ऊपर आता जा रहा है। और इसके साथ साथ जज्बा भी अब बढ़ रहा है हमारे खिलाड़ियों में। और अब तो खेल, वो कहते हैं खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो तो आप बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। बिल्कुल उल्टा तो नहीं करेंगे, दौर गया लेकिन अभी भी अगर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों का इक्वल रहे, और जिसमें रुचि है उसमें अगर बच्चे को आप आगे बढ़ाएं तो कुछ इस तरीके की प्रतिभाएं निकलती हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि आज देश इस गर्व के पल को महसूस कर पा रहा है, देश गौरवान्वित है। और ये जो सितारे हैं चमक रहे हैं, उनके पीछे आप लोगों की भी बहुत मेहनत है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना समय निकाला, जिस चर्चा का हिस्सा बने। तो आज आपने देखा कि देश के जो सितारे हैं टोक्यो से वापस लौटे, उनका मान सम्मान हुआ, आज उनको सम्मानित भी किया गया, लोगों के लिए एक आइकन के तौर पर ये स्थापित हुए हैं और आने वाला भविष्य ओलंपिक के अंदर भारत का उज्जवल होने वाला है। आज उसकी तस्वीरें भी आपने लगातार देखी हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।